लैटिन अमेरिका, तेल, सत्ता और अमेरिका। जब भी ये चार नाम एक साथ आते हैं तो इतिहास हमें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी खबरों के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कुछ ऐसा ही हो रहा है। माहौल एकदम से बहुत तनावपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, उसे देखकर कोई इसे एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कह रहा है और कोई सीधा हमला बता रहा है। हाँ, कोई कह रहा है ये सीधा हमला है। तो एक धुन सी छाई हुई है कि हो क्या रहा है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन यही है। हम इन सभी स्रोतों को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में जमीन पर चल क्या रहा है, अमेरिका के इस कदम के पीछे की असली वजह क्या है, और वेनेजुएला ही क्यों, इस देश में ऐसा क्या है जो इसे ग्लोबल हॉटस्पॉट बना रहा है। और सबसे जरूरी सवाल कि इसके आगे चलकर परिणाम क्या हो सकते हैं। हाँ, जमीन पर जो लड़ाई चलती है उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चलता है। अच्छा, एक सूचना युद्ध। हाँ, हर तरफ से इतने दावे आते हैं, इतने पलटा दावे आते हैं कि सच क्या है ये जानना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमारा मकसद यहाँ कोई डर फैलाना नहीं है या किसी एक साइड की बात को सही ठहराना नहीं है। सही बात है। हम बस जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं, जो अलग अलग नजरिए हैं, उनको सामने रखकर एक बैलेंस्ड तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो फिर चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी सबसे ताज़ा खबर क्या है? हमें बताया जा रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस के पास कुछ मिलिट्री एक्टिविटी हुई है। हाँ, आसमान में हवाई निगरानी देखी गई है और पूरे देश में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वेनेजुएला सरकार का क्या कहना है इस पर? ध्यान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा। मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। अगर वेनेजुएला इसे खुला हमला कह रहा है तो अमेरिका क्यों इनकार कर रहा है? अगर आप किसी देश में सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं तो उसे हमला कहने से बचना, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? यहीं से नैरेटिव की असली लड़ाई शुरू होती है। देखिए, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जो भी बयान आ रहे हैं या जो संकेत मिल रहे हैं, वो इस पूरी कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा, ड्रग ट्रैफिकिंग और उस इलाके में जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, उनसे जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो वो इसे एक सैन्य हमले की तरह पेश ही नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं। वो इसे एक बड़े लेवल का, आप कह सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन या सिक्योरिटी ऑपरेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पूरी कहानी का एंगल ही बदल रहे हैं कि ये हमला नहीं है, ये एक तरह की सफाई है। एग्जैक्टली। वो इसके लिए खास टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिवेंटिव एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन। प्रिवेंटिव एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन यानी भविष्य के खतरों को रोकने के लिए उठाया गया एक रणनीतिक कदम। उनका तर्क ये है कि ये कार्रवाई वेनेजुएला के आम लोगों के खिलाफ है ही नहीं। ये तो उन क्रिमिनल एलिमेंट्स और एक ऐसी सरकार के खिलाफ है जो उनकी नज़र में पूरे क्षेत्र के लिए और खुद अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। लेकिन ये सब कुछ रातों रात तो नहीं हुआ होगा। दोनों देशों के बीच ये तनाव अचानक तो इस लेवल पर नहीं पहुंचा होगा। इसके पीछे सालों का इतिहास होगा, है ना? यकीनन ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले, आप मानिए, 20 सालों से धीरे धीरे सुलग रही आग का नतीजा है। ह्यूगो चावेज के टाइम से। हाँ, ह्यूगो चावेज के दौर से ही रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे और निकोलस मादुरो के आने के बाद तो ये और भी बिगड़ते चले गए। अमेरिका लगातार वेनेजुएला की सरकार पर, इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स को पनाह देने, लोकतंत्र को खत्म करने, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगते रहे। आ रहे तनाव का एक अगला लेकिन बहुत ही खतरनाक अध्याय है। ठीक है, तो अमेरिका इसे एक तरह का लॉ एनफोर्समेंट अभियान बता रहा है जो ड्रग्स और अपराध के खिलाफ है। लेकिन इस तर्क में एक बात थोड़ी खटकती है। दुनिया में कई और भी तो देश हैं जहां ये समस्याएं हैं, तो फिर निशाना सिर्फ वेनेजुएला पर ही क्यों? ये सबसे अहम सवाल है। इस देश में ऐसा क्या है आखिर? और इसका जवाब एक परत में नहीं है, बल्कि 3 परतों में छिपा है। और ये तीनों परतें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि इन्हें अलग करके आप देख ही नहीं सकते। ओके। पहली और सबसे साफ वजह है तेल। जहां कहीं भी कोई बड़ा इंटरनेशनल टकराव होता है, वहां तेल की मौजूदगी तो लगभग तय होती है। बिल्कुल। लेकिन वेनेजुएला के मामले में ये कितना बड़ा फैक्टर है? ये सिर्फ बड़ा फैक्टर नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये इस कहानी का ग्राउंड जीरो है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पेच है। वेनेजुएला का तेल कोई आम तेल नहीं है। अच्छा। ये बहुत भारी और गंधक वाला, हेवी सावर क्रूड है। इसे रिफाइन करने के लिए आपको खास तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, खास रिफाइनरियां चाहिए। और वो खास रिफाइनरियां कहाँ हैं? उनमें से ज्यादातर अमेरिका की गल्फ कोस्ट पर हैं,
जिन्हें दशकों पहले खास तौर पर इसी तरह के तेल को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। ओ, तो ये सिर्फ तेल के भंडार का मामला नहीं है? नहीं, ये एक गहरी आर्थिक और तकनीकी निर्भरता का जाल है। अमेरिका को उस तेल की जरूरत है और वेनेजुएला के तेल को सबसे अच्छी तरह रिफाइन करने की क्षमता अमेरिका के पास है। तो इस रिश्ते के टूटने का मतलब दोनों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। बहुत बड़ा। तेल तो समझ आता है, लेकिन सिर्फ तेल के लिए अमेरिका इतना बड़ा सैन्य जोखिम लेगा, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। शायद इसकी लोकेशन का भी कोई बड़ा रोल है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही हमारी दूसरी परत है, वेनेजुएला की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये देश ग्लोबल पावर चेस बोर्ड का, मतलब वैश्विक शक्ति की शतरंज का एक बहुत ही अहम मोहरा है। कैसे? इसके लिए हमें 19वीं सदी की मनरो डॉक्ट्रिन को याद करना होगा, जिसके तहत अमेरिका पूरे लैटिन अमेरिका को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता रहा है, अपना बैकयार्ड। और वेनेजुएला उस बैकयार्ड में किसी और को आने दे रहा है? बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला ने रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते बहुत मजबूत किए हैं। और ये सब कौन है? अमेरिका के पारंपरिक प्रतिद्वंदी। हाँ। रूस ने वहां अपने सैन्य सलाहकार भेजे हैं। चीन ने अरबों डॉलर का कर्ज और इन्वेस्टमेंट किया है। ईरान तेल के बदले मदद कर रहा है। तो अमेरिका के लिए उसके अपने बैकयार्ड में उसके सबसे बड़े दुश्मनों का इस तरह से पैर जमाना, ये एक सीधी चुनौती है। ये उनके लिए सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं है। नहीं, ये एक तरह से राष्ट्रीय गौरव और प्रभुत्व का सवाल बन जाता है। तो हमारे पास तेल है, जिससे आर्थिक हित जुड़े हैं। फिर जियोपॉलिटिक्स है, जिससे सत्ता और प्रभाव का खेल जुड़ा है। लेकिन किसी भी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए एक नैतिक वजह की भी तो जरूरत पड़ती है। वो तीसरी परत क्या है? वो तीसरी परत है वेनेजुएला की अपनी आंतरिक राजनीति, मतलब वहां की सरकार और सत्ता का संघर्ष। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को एक तानाशाही सरकार मानते हैं। 2018 के चुनावों के बाद से ही वो मादुरो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति नहीं मानते। वो उनकी जगह विपक्षी नेता ख्वान ग्वाइडो को समर्थन देते आए हैं। हाँ, वो दौर मुझे याद है जब दुनिया के कई देशों ने ग्वाइडो को ही राष्ट्रपति मान लिया था। सही। तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार मदुरो सरकार पर विपक्ष को कुचलने, चुनावों में धांधली करने और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं। तो ये आरोप उन्हें हस्तक्षेप करने का एक नैतिक आधार देते हैं, या यूं कहें कि एक बहाना देते हैं। तो जब आप इन तीनों परतों को एक साथ मिलाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, अमेरिका के बैकयार्ड में उसके दुश्मनों की मौजूदगी और एक ऐसी सरकार जिसे पश्चिम अवैध मानता है, तो ये वेनेजुएला को एक विस्फोटक कॉकटेल बना देता है। बिल्कुल। वाकई अब तस्वीर ज्यादा साफ हो रही है। तो इन घटनाओं पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं? जाहिर है, इस खबर के फैलते ही दुनिया के अलग अलग खेमों में हलचल तो मची होगी। दुनिया एक तरह से बट गई है और कोई भी प्रतिक्रिया हैरान करने वाली नहीं है। रूस और चीन ने तुरंत अमेरिका की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है और एक संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। उनके लिए तो ये अपनी ताकत दिखाने और अमेरिका को घेरने का एक मौका है। हाँ, बिल्कुल। और लैटिन अमेरिका के बाकी देशों का क्या रुख है? उनके लिए तो ये मामला उनके अपने घर का है। लैटिन अमेरिकी देश सबसे ज्यादा बटे हुए हैं और चिंतित भी हैं। ब्राजील और कोलंबिया जैसे देश, जहां की सरकारें अमेरिका की करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने मादुरो सरकार की आलोचना तो की है, लेकिन सीधे अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन नहीं किया होगा। हाँ, वो करने से बच रहे हैं। वहीं क्यूबा और बोलीविया जैसे देशों ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक और उदाहरण बताया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है वो बाकी छोटे देशों में है। उन्हें डर है कि अगर ये मामला बढ़ा तो ये पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। इससे एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है और उनकी जो नाजुक अर्थव्यवस्थाएं हैं वो ढह सकती हैं। और यूरोपीय देश या फिर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं क्या कर रही हैं? यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, जो उनकी आप कह सकते हैं टिपिकल प्रतिक्रिया होती है। हाँ, एक स्टैंडर्ड बयान। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र में एक आपात बैठक की मांग उठ रही है, लेकिन सब जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में रूस, चीन और अमेरिका के बीच वीटो पावर के चलते कोई ठोस प्रस्ताव पास होना लगभग नामुमकिन है। तो ज्यादातर देश अभी बस देख रहे हैं कि होता क्या है। हाँ, देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक और अनिश्चित स्थिति है। तो अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है? अगर हम भविष्य की ओर देखें
तो कौन कौन से संभावित परिदृश्य उभरते हुए दिख रहे हैं? अगर हम सोचें कि यहां से कहानी किस तरफ जा सकती है, तो मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखते हैं। ओके। पहला और सबसे आशावादी रास्ता है सीमित टकराव का, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि ये मामला कुछ और दिनों तक गर्म रहेगा, दोनों तरफ से तीखे बयान दिए जाएंगे। हो सकता है कुछ और प्रतिबंध लग जाएं। बिल्कुल, अमेरिका वेनेजुएला पर कुछ और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन बात सीधी सैन्य लड़ाई तक नहीं पहुंचेगी। पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी काम करेगी और धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है। हाँ, कई बार हो चुका है, जहां तनाव एकदम चरम पर पहुंचने के बाद कम हो गया। ठीक है, ये तो हुई सबसे अच्छी स्थिति। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ज्यादा चिंताजनक है। वो है लंबा और गहरा तनाव का, प्रोलॉन्ग्ड टेंशन। इस स्थिति में सीधी लड़ाई तो नहीं होगी, लेकिन ये एक तरह का नया शीत युद्ध बन जाएगा जो सालों तक चल सकता है। जिसमें साइबर हमले, आर्थिक नाकेबंदी, हाँ, और एक दूसरे को अंदर से कमजोर करने की कोशिशें चलती रहेंगी। इसका सीधा और भयानक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, और जो अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही मंदी की मार झेल रही हैं, वो और गहरे संकट में डूब सकती हैं। और तीसरा परिदृश्य, जो शायद सबसे डरावना है। हाँ, तीसरा और सबसे विनाशकारी परिदृश्य है प्रॉक्सी वॉर का, यानी एक छद्म युद्ध। इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब वेनेजुएला की धरती पर क्या होगा? इस स्थिति में बड़ी वैश्विक ताकतें जैसे अमेरिका और उसके सहयोगी, और दूसरी तरफ रूस और चीन, वो सीधे तौर पर एक दूसरे की सेनाओं से नहीं लड़ेंगे, बल्कि वे वेनेजुएला के अंदर मौजूद अलग-अलग गुटों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देकर एक दूसरे के खिलाफ लड़वाएंगे। एक गुट मादुरो सरकार के समर्थन में होगा, जिसे रूस और चीन का समर्थन मिलेगा। दूसरा गुट विपक्ष का होगा, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन मिलेगा। ये वेनेजुएला को एक नया सीरिया या 20वीं सदी का वियतनाम बना सकता है, जहां देश सालों तक गृह युद्ध की आग में जलता रहेगा। हाँ, और लाखों लोग मारे जाएंगे या बेघर हो जाएंगे। और इतिहास हमें एक बात बहुत बेरहमी से सिखाता है। क्या? कि जहां तेल, बड़ी ताकतों की दुश्मनी और एक बंटा हुआ देश एक साथ मिल जाते हैं, वहां शांति आसानी से और जल्दी नहीं आती। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ऐसा लगता है कि आज वेनेजुएला सिर्फ एक देश का नाम नहीं रह गया है, ये एक संकेत बन गया है, एक प्रतीक। यह हमें दिखा रहा है कि दुनिया की व्यवस्था कैसे बदल रही है और बड़ी ताकतों के बीच सत्ता का संघर्ष कितना खतरनाक मोड़ ले सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये घटना हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है। वो क्या? कि आज के युद्ध सिर्फ बंदूक, टैंक और मिसाइल से नहीं लड़े जाते, वो सूचना से, प्रोपेगेंडा से और नैरेटिव से भी लड़े जाते हैं। हर पक्ष अपनी एक कहानी गढ़ रहा है और उसे सच साबित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। और सोशल मीडिया के इस दौर में तो ये और भी मुश्किल हो गया। हाँ, एक आम इंसान के लिए ये तय करना लगभग नामुमकिन हो गया है कि सच क्या है और झूठ क्या। तो शायद इस पूरी कहानी में असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही और कौन गलत, क्योंकि हर पक्ष के पास अपने अपने तर्क हैं। सही बात है। असली सवाल ये है कि इस सत्ता के खेल की कीमत कौन चुकाएगा, और इसका जवाब शायद हम सब जानते हैं। वेनेजुएला के आम